आप सभी को मेरा नमस्कार। आरपीएससी के आरएस परीक्षा के जो सेकंड पेपर के सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय, इसके पीवाईक्यूज में दूसरे चरण में आपका स्वागत है। पहले चरण में हम लोगों ने दो नंबर के जो क्वेश्चंस थे उनको देखा और जो एस्पिरेंट्स पुराने जो आरएस मेंस जिन्होंने दिया है उन्होंने क्या क्या आंसर्स लिखे हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की है और उन गलतियों को हमें नहीं दोहराना और क्या क्या मिसकंसेप्शंस थे उनके बारे में हमने जाना। अब जो है सेकंड वाला वीडियो है, इसमें हम लोग जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे उनका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या लिखना चाहिए जिससे हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, उसी एनालिसिस के इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन पढ़ना है, ढंग से अंडरलाइन करना है, ये आदत आप डाल लीजिए। पहला पूछा है सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव ब्रैकेट में दिया हुआ था। ठीक है, माइक्रोवेव की लगभग तरंग दैर्ध्य सीमा क्या है? तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ रेंज। ठीक है, वेवलेंथ रेंज क्या है? पहला पार्ट है उसका जो छोटा पार्ट है। दूसरा पार्ट है माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत समझाइए। किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है और इसका सिद्धांत क्या है वो हमको यहाँ पे समझाना है। सिर्फ सिद्धांत ही नहीं लिखना है बल्कि हमें समझाना भी है। तो ये क्वेश्चन जो है दैनिक जीवन वाले विज्ञान के अनुप्रयोग से भी लिया गया है, साथ साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला जो पार्ट है वहाँ से लिया गया है। तो हमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है वो स्पेक्ट्रम वाला वो जो पोर्शन है वो भी हम लोग करेंगे कि कौन सी तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, उसी के तहत ये आएगा। तो पहला जो है वो है सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव। इनकी जो तरंग दैर्ध्य सीमा होती है वो 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर तक होती है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोवेव ओवन आप लोगों के घरों में, रसोई में अब आ चुका है, लगभग सब आ गया होगा। कुछ लोगों के नहीं होगा जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं और कुछ निम्न मध्य वर्गीय अभी तक नहीं आया। लेकिन ज़्यादातर हम लोग रेस्टोरेंट में या फिर स्वीट होम्स जो होते हैं, स्वीट्स की दुकान है, वहाँ पे भी देखते हैं। उसमें जो है भोज्य पदार्थों को गर्म करने के लिए एक डब्बा सा रखा होता है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है। ठीक है, उसका जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि उसमें एक मैग्नेट्रॉन रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही उसमें पास होती है और हम लोग उसमें कमांड देते हैं कि कितनी देर और किस आवृत्ति की जो है ऊर्जा इसमें दी जाए, वो उस आवृत्ति की तरंगे उत्सर्जित करता है। ठीक है, वो तरंगे किस पे पड़ती है? भोज्य पदार्थ पर। भोज्य पदार्थ में जो जल के अणु होते हैं वो जल के अणु एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के उस परास वाली जो है तरंगों को अवशोषित करते हैं और उससे गर्म होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा चीज़, माइक्रोवेव ओवन जो है वो एल्यूमिनियम का डब्बा होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम्स को वो माइक्रोवेव्स जो है क्रॉस ना करे, वो बाहर ना आए, इसीलिए उस डब्बे में वो होता है। ठीक है, और तीसरा चीज़ इसमें जो होता है माइक्रोवेव जो है वो सामान्य जो हीटिंग अपनी प्रोसेसेस होती है ना, जो उसमें उष्मा देते हैं हम, जैसे गैस चूल्हा हुआ या फिर और जो है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा हुआ, इसकी तुलना में 6 गुना जल्दी गर्म करता है। ठीक है, क्योंकि वो टारगेटेड हीट डिलीवरी करता है। सीधा भोजन पदार्थ को, जो उसका पात्र है उसको नहीं करेगा, भोज्य पदार्थ को सीधा जो है वो करता है टारगेट। ठीक है, तो इसीलिए माइक्रोवेव ओवन जो है कम टाइम में जल्दी से भोजन को पका देता है। तो ये वाला सिद्धांत है, यही चीज़ हमको वहाँ पे लिखनी थी और उसमें हमारे मार्क्स आ जाते। तो हम क्वेश्चन का मॉडल आंसर देखते हैं। मॉडल आंसर जो हम लोगों ने मैंने तैयार किया है वो है सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य सीमा 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर है। ठीक है, पहली लाइन ये है और इसमें आपका फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। अब इसमें और दूसरा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दूसरा है माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव विकिरण और जल कणों द्वारा उस विशिष्ट परास की तरंगों के अवशोषण से गर्म होने के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें मैग्नेट्रॉन से एक विशिष्ट परास की माइक्रोवेव उत्सर्जित होती है और भोजन में उपस्थित जल के अणु उसे अवशोषित कर गर्म होकर भोज्य पदार्थ को गर्म कर देते हैं। तो ये हुआ, हमने उसके सिद्धांत को समझा दिया। क्योंकि आरएएस की जो 2018 वाली कॉपी थी उसमें इस क्वेश्चन के नीचे
एनफ स्पेस था, तो उस स्पेस में हम लोग माइक्रोवेव का एक फ़ोटो भी बना सकते थे ऐसा करके। उसमें एक यहाँ पे मैग्नेट्रॉन दिखा सकते थे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग गोल तस्तरी पे ऐसा भोज्य पदार्थ कुछ रख के वो दिखा सकते थे। ये घूमता रहता है ताकि जो है तरंगों का पूरा एकदम संतुलित जो वितरण हो जाए, ठीक है, इसलिए तो ये फोटो भी दिखा सकते थे और इसमें तरंगे भी दिखा सकते थे कि यहाँ से उत्सर्जित होती हुई तरंगे अवशोषित होकर गर्म होता है, ये ऐसा दिखा सकते थे। तो ये वाला पोर्शन अगर हम लोग ऐसे अच्छे से करते तो इसमें हमें 3.5 4 मार्क्स 4.5 मार्क्स तक मिल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या किया है जो पिछली कॉपीज़ में है। अब देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा क्या है, सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य लगभग रेडियो तरंगों के समान होती है। बहुत ही दिमाग लगाया है यहाँ पे कि लगभग उसके आसपास होगा, ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आप करने से बचें, ये वाली चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि अगर ये फर्स्ट में आप लिखते हैं और सेकंड वाला अगर आपको पोर्शन आता भी है तो इस फर्स्ट को जिसने भी पढ़ा है उससे सीधा आपका इंप्रेशन खराब होगा और ये वाला क्वेश्चन आपका जो है मार्क्स जितने आने चाहिए सेकंड वाले पार्ट में वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ से बचिए कि फर्स्ट पार्ट में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो और सेकंड पार्ट अच्छे से आ रहा है तो सेकंड पार्ट को अच्छे से कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा ये वाली चीज़ें लिखोगे तो इंप्रेशन खराब जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है, माइक्रोवेव ओवन सूक्ष्म तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है और इनसे ऊर्जा प्राप्त कर भोजन को प्रतिरक्षी एवं खाने योग्य पदार्थों को समाविष्ट करने में सहायता करता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए कट गया 0 मार्क्स, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए 0 0। ये इसने भी जो मतलब जो एस्पिरेंट थे इन्होंने भी लिखा है उसको अच्छे से, ठीक है। अब इसको लिखने में और ये जो दिमाग लगाया ना कि रेडियो वेव वाला, थोड़ा सोचने में भी टाइम लगा होगा, 3 मिनट इन्होंने इसमें गंवाए और इसकी वजह से अगर इन्होंने कोई और क्वेश्चन उतना अच्छे से नहीं अटेम्प्ट किया तो ये जो है ये एक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना हुआ। अब आते हैं दूसरा वाला, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, सूक्ष्म तरंगों की लगभग तरंग दैर्ध्य सीमा 0.01 मीटर से 0.1 मीटर तक होती है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत लगभग तरंग दैर्ध्य यही वाला है, ठीक है। उसके बाद में माइक्रोवेव ओवन सूक्ष्म तरंगों, ये वाला सही नहीं होना चाहिए, यहाँ 0.001 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी लिखा है, ठीक है, दे दिया उनको, 1 नंबर दे दिया, एग्जामिनर का मूड था, दे दिया। फिर सेकंड वाले पार्ट में माइक्रोवेव ओवन सूक्ष्म तरंगों पर, क्योंकि लगभग तरंग दैर्ध्य पूछा है ना तो उसका थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये दे दिया। माइक्रोवेव ओवन सूक्ष्म तरंगों पर आधारित एक उपकरण है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग भोजन को गर्म करने में करता है। ये वाला भी इन्होंने भी पोर्शन लिखा है, माइक्रोवेव ओवन सूक्ष्म तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन जो फर्स्ट वाला इन्होंने गलती की है ना उसकी वजह से यहाँ पे आधा या पाव नंबर जो मिल सकता था 1/4 वो भी उन्होंने गंवाया है, ठीक है। इन्होंने जो सही किया है उसकी वजह से यहाँ पे आधा नंबर इन्होंने कमाया है। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम को जो है पेपर को सीरियसली लिखिए, उसमें ऐसी जो चीज़ें नहीं लिखें, कोशिश करें इनसे बचें, ठीक है। एक और आंसर देखते हैं। अब देखिए माइक्रोवेव तरंगों का तरंग दैर्ध्य 10⁻³ से 1 मीटर, ये यहाँ पे गलती कर दी क्योंकि ये है 10⁻⁻1, ठीक है, इसके बीच में होता है। फिर भी इसमें आधा नंबर दिया गया है, ठीक है। ये भी वो लगभग तरंग दैर्ध्य वाले उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट, एक वाला पोर्शन सही है और वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, माइक्रोवेव ओवन में भोजन के अणुओं को माइक्रोवेव द्वारा उत्तेजित करवाकर कंपन करवाया जाता है। इस कंपन से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है और भोजन गर्म हो जाता है। प्राय कागज और कांच के बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये सूक्ष्म तरंगें अवशोषित नहीं करते, वहीं धातु सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित कर गर्म हो जाते हैं और इसमें माइक्रोवेव का उत्सर्जन विद्युत सूक्ष्म तरंगे उत्पादक यंत्र से किया जाता है। ये वाला मैग्नेट्रॉन का लिख दिया, ठीक है। दूसरा पार्ट कैसे गर्म होता है ये वाला लिख दिया, तो 1.5 नंबर एग्जामिनर ने यहाँ पे दे दिया। फर्स्ट वाले पार्ट में भी लिखा है, तो क्योंकि सीरियस थे, दूसरा 2-3 चीज़ें जो टर्म थी वो लिख दी, कहानी लिखी है मान लेता हूँ, बट चीज़ें लिखी है उस वजह से यहाँ पे 2 नंबर आ गए। तो जो मैंने जो आंसर बताया उसके आसपास का वो चीज़ें अगर लिखते तो 3, 3.5, 4 नंबर मिल सकते थे। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इस वाले पेपर में हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान की है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, पिछले वीडियो में बताया था कि रोग और ये जो रक्त है ये आरपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक जो है
वो ये है टॉपिक्स, फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। अब मान लीजिए संक्रमणीय बीमारियां क्या है और निम्नलिखित बीमारियों को संक्रमणीय और गैर संक्रमणीय बीमारियों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया। इसमें हम लोगों को पहली चीज़ क्या करनी है, जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन को पढ़ना है। अब मैंने ऐसा पढ़ा, यहाँ पे ये गलती है, पढ़ना कैसे है, ऐसे संक्रमणीय बीमारियाँ। ठीक है, पूछा क्या है, कारण क्या है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है, संक्रमणीय और गैर संक्रमणीय बीमारियों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे न तो हमें संक्रमणीय और गैर संक्रमणीय बीमारियों में अंतर करना है। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग उनकी परिभाषाएं लिखना स्टार्ट कर दें, संक्रमणीय बीमारियाँ ये होती है, गैर संक्रमणीय बीमारियाँ ये होती है, तो आधा पोर्शन गया। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, उसके कारण लिखने हैं और दूसरा लिखना है, इनको उसमें वर्गीकृत करना है। तो हमें यहाँ पे बताना है संक्रमणीय बीमारियों के कारण क्या है। ठीक है, कारण बताना है और उन कारणों में पहला कारण क्या होगा, वो रोगाणु, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि सूक्ष्म जीव जिनकी वजह से रोग होता है, उनके संपर्क में आने से। ठीक है, दूसरा हो गया रोगवाहक। रोगवाहक कौन कौन से हो गए, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, कुत्ते और बाकी अन्य जीव जैसे सुअर हो गया, बर्ड फ्लू बर्ड से होता है, तो ये इनके संपर्क में या संक्रमित रोगवाहकों के संक्रमण में उस पे संपर्क में आने में। ठीक है, तीसरा हो गया असुरक्षित यौन संपर्क से। चौथा अपनी जो अनहाइजीनिक आदतें हैं, ठीक है, अस्वच्छ आदतें, उनकी वजह से भोजन और जल का संक्रमण और संक्रमित भोजन और जल का हमारे द्वारा ग्रहण। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पे हमारे ये पॉइंट है कि ये कारण होते हैं। फिर उसके अलावा अस्वच्छ एनवायरनमेंट हो गया, वो भी कारण हो गया। तो ये वाले कारण हमको लिखने थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनको जो है बीमारियों को वर्गीकृत करना है। पहली बीमारी है हमारी, वो है अल्जाइमर। आप लोगों ने उरी मूवी देखी होगी। उरी मूवी में विकी कौशल की जो माँ होती है, उनको शायद अल्जाइमर की बीमारी होती है। अल्जाइमर बीमारी क्या होती है, देखिए हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या करता है, मेमोरीज़ को जो है मेमोरीज को जो संग्रहित करता है, वो कैसे करता है, वहाँ पे सेल डेवलप होती है और नष्ट होती है। जो सेल नष्ट हो जाती है वो हमारी वो चीज़ हम भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं ना कि यार वो याद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उससे रिलेटेड जो सेल डेवलप हुई थी वो नष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये निरंतर प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कोई जो कमी होती है, इस प्रोसेस को जो भी मतलब इस प्रोसेस को अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो हमारी जो मेमोरी पावर है वो कम हो जाएगी। दूसरा, हमारा जो मस्तिष्क जो हमारे शरीर पर नियंत्रण करता है, वो नियंत्रण कम हो जाएगा। तो वही चीज़ होती है अल्जाइमर में। ऐसा एक प्रोटीन संश्लेषण होता है, जो प्रोटीन में कुछ गड़बड़ आने की वजह से अल्जाइमर होता है। ये व्यक्तिगत रूप से होता है, ये फैलता नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ अल्जाइमर जो है वो गैर संक्रमणीय है। दूसरा, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या होती है, आँख की बीमारी है और बच्चों में जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया इसका है, उसका नाम है ट्रैकोमाइटिस क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस, इसका नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस। ठीक है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है आँखों में और धीरे धीरे विद टाइम जो है आँख की रोशनी भी जा सकती है। और ये जो है ये फैलता है, कैसे फैलता है, आँख का जो लिक्विड आता है, आंसू आए, उसके संपर्क में अगर कोई और आ गया आदमी, ठीक है, और नाक से जो लिक्विड आते हैं वो अगर हमने कहीं फेंक दिए और उसके संपर्क में आ गए, या फिर उनके ऊपर मक्खी बैठी और मक्खी ने दूसरे आदमी पर वो दूसरे आदमी के संपर्क में आ गई, तो ये वैसे फैलता है। तो ये क्या हो गया हमारा संक्रमणीय। तीसरा क्या है, कॉलेरा। कॉलेरा मतलब हैजा, विब्रियो कॉलेरी, विषाणु से फैलता है। पानी और खाना, जो दूषित खाना होता है वो खाने की वजह से ये हैजे में क्या होता है कि शरीर में एक्यूट डायरिया हो जाता है। ठीक है, आंतों में उसके इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट डायरिया हो जाता है और ये फैलता है। ठीक है, कैसे फैलता है, भोजन और उससे संक्रमित पानी पीने से। तो कोलेरा, विब्रियो कॉलेरी, ये वाला भी हो गया हमारा, क्या हो गया, संक्रमणीय। अब आ जाते हैं अस्थमा। अस्थमा संक्रमणीय नहीं है, क्योंकि ये एलर्जेटिक भी हो सकता है और अन्य कारणों से भी हो सकता है। फेफड़ों में जो है, ये फेफड़ों की इनकैपेसिटी होती है और जो ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, उसकी सांस की कमी होती है या उनको जो है सांस में तकलीफ होती है, ये वाला रोग है। और मेनली एलर्जी और पर्सनल रीज़न की वजह से, पर्सनल जो है वो होता है, इस फैलने वाली कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अस्थमा। पांचवा है वो है रेबीज। रेबीज रोग जो होता है वो रेबडो वायरस के कारण होता है, लेकिन फैलता कैसे है, अगर कोई संक्रमित जीव जैसे कुत्ता हुआ
बंदर हुआ, ये या तो कुत्ते से कुत्ते को काट लिया, अगले कुत्ते या और किसी जानवर को काट लिया तो उसमें फैल जाएगा, या फिर इंसान को काट लिया तो उसमें फैल जाएगा, तो ये फैलता है। ठीक है, तो ये भी हो गया संक्रमणीय। तो हमें इन जो है 5 रोगों को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है संक्रमणीय, ये है असंक्रमणीय। ठीक है, इनमें असंक्रमणीय में कौन कौन से हुए, अल्जाइमर और अस्थमा यहाँ लिखना था और तीनों ऊपर यहाँ लिखना था, ये हमारा आंसर होता। ठीक है, तो ऐसे ही हमने आंसर लिखा है। आंसर लिखा क्या है, सीधा लिख दिया, संक्रमणीय बीमारियों के कारण जीवाणु, विषाणु, कवक आदि सूक्ष्म जीव। ठीक है, फिर रोगवाहक जीव मच्छर, मक्खी, कुत्ता आदि इनके संपर्क में आने से, ऐसा भी लिख सकते हो। फिर अस्वच्छ आचरण से संक्रमित भोजन व ज्वल का सेवन। ठीक है, फिर असुरक्षित यौन संपर्क, और फिर रोगवाहक हेतु अनुकूलित वातावरण, जैसे जल का जमाव हो गया तो उससे मच्छर डेवलप होंगे। डेंगू के टाइम में यहाँ की म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है वो अभियान चलाती है स्पेशली कि आप कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दें, उस पर फाइन लगेंगे। दिल्ली में ये अभियान चला था जब डेंगू ज़्यादा फैला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके कारण हो गए, और उसके बाद में इसके जो है संक्रमणीय और असंक्रमणीय रोगों में हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं कैसे है हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। देखिए, ये लिखा है संक्रमणीय बीमारियों के कारण जीवाणु, अन्य सूक्ष्म जीव, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, फिर विभिन्न वाहक जीव, मच्छर, चमगादड़, सूअर, चूहे, मक्खी। ठीक है, खाद्य पदार्थों को ढककर न रखना, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ध्यान न रखना, खुले में शौच, असुरक्षित यौन संबंध, चिकित्सकीय सलाह को न मानना। ये लिखो नहीं लिखो चलेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि इतने सारे लिखे हैं तो इन पॉइंट्स में ये अनदेखा हो जाता है। ज़रूर नहीं था ये लिखना, बट लिख दिया। ठीक है, खुले जल स्रोतों में पानी जमना जिससे मच्छर, मिट्टी, धूल आदि में कार्य। ठीक है, ये हो गया हमारा, बहुत अच्छे से लिखा है ये। और इसमें मार्क्स कितने, 2 मार्क्स मिल गए, 2.5 में से 2 मार्क्स। अब देखो उसके बाद में लिखा है संक्रमणीय में हो गया रेबीज, कोलेरा और ट्रेकोमा, और असंक्रमणीय में हो गया अल्जाइमर, अस्थमा। 2.5 मार्क्स पूरे दे दिए। 4.5 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसा हमने लिखा है लगभग वैसा लिखा है। और ये देखिए, ये होता है, ऐसे लिखेंगे तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, और यही हमारा जो है डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में, जो मैंने कहा था ना कि आपको नहीं आता या आप छोटी भी मिस्टेक हड़बड़ाहट में करते हो। ये हड़बड़ाहट में जो मिस्टेक होती है ना वो ऐसी होती है। देखो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, और इन्होंने जो है वो उल्टा कर दिया था। इनको पता है इन्फेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पूरा ध्यान है, लेकिन हड़बड़ाहट की वजह से कम्युनिकेबल को नॉन कम्युनिकेबल कर दिया और नॉन कम्युनिकेबल को कम्युनिकेबल कर दिया। और उसकी वजह से पहले तो इसमें 0 आया, और ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा बहुत नंबर मिल सकता था वो, लेकिन एग्जामिनर ने जब ये देखा कि ये गलती कर रहे हैं तो ऊपर वाले पार्ट में भी 0 दे दिया। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ देखा, क्योंकि हो सकता है इन्होंने भी किसी एक क्वेश्चन में जो 0 नंबर मिला होगा उसमें ज़्यादा दिमाग लगाया, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे टाइम उनके पास कम रह गया, हड़बड़ाहट में उल्टा लिख दिया। तो वो 0 तो हुआ ही, यहाँ पे इनको 3 मार्क्स 2 मार्क्स मिल सकते थे, वो भी 0 हुए। तो ये गलतियाँ आप मत कीजिए। और आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा तथा उसके प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। विवरण देना है, ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा का विवरण देना है, और दूसरा देना है हमें उसके प्रकार कौन से हैं उनका संक्षिप्त विवरण। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है? उपार्जित प्रतिरक्षा में शरीर जो है अर्जित करता है। ठीक है, शरीर में जो है प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती बल्कि अर्जित करता है, यानी किसी भी प्रतिजन के प्रति या किसी भी बाह्य सूक्ष्म जीव के प्रति जो प्रतिरक्षा शरीर डेवलप करता है वही उपार्जित प्रतिरक्षा। उसके ये क्या है, विशिष्ट होती है। ये प्रतिजनों या सूक्ष्म जीव के प्रति विशिष्ट होती है, एक कॉमन वाली है वो नहीं है, ये विशिष्ट होती है और ये अनुकूलीय होती है। जैसे जैसे वो प्रतिजन एंटर करते हैं हमारी बॉडी में और वैसे ही हमारा शरीर डेवलप करता है। ये जो है 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सक्रिय। सक्रिय मतलब कोई बॉडी जो है हमारा वो खुद डेवलप करती है, ठीक है, स्वतः उसके प्रति डेवलप करती है। जैसे ही कोई किसी रोगवाहक के संपर्क में आया, यानी रोगाणु के संपर्क में आए हम, तो बॉडी ने उसके खिलाफ अपना उस एंटीजन से रिएक्ट करके उस एंटीबॉडी डेवलप कर दी। ठीक है, हमारे बॉडी ने स्वतः, तो वो हो गया हमारा
फर्स्ट हो गया सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। दूसरा है ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, इसमें जो है एंटीबॉडी बॉडी डेवलप करती है, हम लोग बाहर से जो है बॉडी में वो एंटीबॉडीज प्रविष्ट करवाते हैं, तो ये हो गई निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसी को हमारे को लिखना था, तो हम लोग कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट बाह्य जीव या सूक्ष्म जीव के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रघात है। इस प्रतिरक्षा में प्रतिजनों के अनुसार विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। ये लैंग्वेज कोई कहीं बाहर से नहीं ली गई है, ये लैंग्वेज हमारे आरबीएसई की 10th की बुक से ली गई है। ठीक है, इसको लिखते तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, उसमें फिर इसके जो है 2 प्रकार है। सक्रिय, इसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट है वो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसमें शरीर के किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं, जैसे डिप्थीरिया, टिटनस के टीके। ये हमारा क्वेश्चन एंड। ठीक है, ये लिखते तो हमें 3.5 से लेके 4.5 के बीच में मार्क्स मिलते। अब उस चीज़ को देखते हैं कि क्या क्या लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये वाला है, इसमें मार्क्स मिले 1.25 मार्क्स मिला है। ठीक है, क्योंकि इधर उधर की बातें लिखी गई है। उपार्जित प्रतिरक्षा मानव शरीर में प्रतिजनों के प्रतिरक्षियों के निर्माण हेतु बाह्य इंजेक्शन या ओरल रूप मृत अक्रिय कमजोर एंटीजनों का प्रवेशन, ये वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट लिखा गया है। ठीक है, इसमें प्रतिरक्षा का नहीं लिखा गया। इससे मानव शरीर में रक्त में WBC में बीटा लिम्फोसाइट प्रतिक्रिया करती है तथा उसके द्वारा निर्मित लिपिड के अनुसार न्यूट्रोफिल्स और टी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। प्रकार प्राकृतिक, इसमें वायरस स्वतः प्रवेश करता है। वैक्सीनेशन देखो प्रकार भी गलत है और वो भी गलत है। ठीक है, तो प्रकार भी गलत है, लेकिन इसमें क्या दिया है, प्राकृत जो है आधा नंबर दिया गया है और 3/4। लेकिन इनके चक्कर में एक क्वेश्चन, फिर से वही बात कहूंगा कि एक आधे क्वेश्चन में वो किया होगा। अगर इन्होंने ये लास्ट में किया है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये 1.25 नंबर फ्री का मिला है। ठीक है, ये 1.25 नंबर फ्री का मिला है उनको। अब दूसरा वाला जो है उसमें मार्क्स मिले हैं 3। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा यह शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न या बाह्य माध्यमों से द्वारा जीव कारकों को प्रवेश कराकर स्मृति निर्माण का तीव्र अनुक्रिया का निर्माण। सक्रिय, निष्क्रिय, ये है अच्छा, लैंग्वेज अच्छी है। सक्रिय में क्या है देखो, टीकाकरण द्वारा निष्क्रिय रोग कारक को, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़, निष्क्रिय कारक को शरीर में प्रवेश करवाने और प्रथम बार संक्रमण के बाद, इसको समझ थी, क्वेश्चन की समझ थी, एग्जामिनर ने क्वेश्चन की समझ के हिसाब से नंबर दे दिए। लेकिन अगर वही जो कीवर्ड्स थे वहाँ पे थे और जो डेफिनेशंस थी वो यूज़ करते तो यहाँ पे इनको आराम से 4.5 नंबर मिल सकते थे। ठीक है, 1 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे ला सकते थे। तो यही चीज़ हम लोगों को सीखनी है और शुरू से यही आदत डालनी है कि हम लोग उसको क्वेश्चन को जो है बेहतरीन ढंग से करें और उस पर परफेक्शन लाएं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन है भारत का नैनो मिशन क्या है। भारत का नैनो मिशन और उसके उद्देश्य 2 पूछा है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। नैनो मिशन भारत में 2007 में स्टार्ट किया गया था। उसके जो है उसके लिए उसके क्रियान्वयन के लिए एक नैनो मिशन परिषद गठित की गई थी और उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर CNR राव। ठीक है, उसके लिए 5 वर्षों में 1000 करोड़ का खर्चा दिया गया था और उसका जो नोडल एजेंसी था वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग था। ठीक है, ये सिंपल पूरा नैनो मिशन का लगभग जो डिटेल थी वो ये थी। उसके बाद में दूसरा है उसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से कोई 4-5 आप उद्देश्य लिख सकते हैं। जैसे भारत में नैनो क्षेत्र में हमें जो है R&D, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विकास, अनुसंधान एवं विकास, उसको बढ़ावा देना और उसकी परियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत परियोजना और संस्थागत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, दूसरा ये था कि नैनो मिशन में हमें जो है मानव संसाधन के विकास करना। तीसरा ये था कि नैनो मिशन में संस्थाओं के लिए जो है ये उपलब्ध करवाना, जो भी उनके सहायक उपकरण या वो चीज़ चाहिए वो उपलब्ध कराना। चौथा हमारे लिए ये था कि जो संस्था और उद्योगों का एक लिंकेज जो है वो डेवलप करना, क्लस्टरों का विकास करना, मतलब उत्कृष्ट केंद्रों, क्लस्टरों का नहीं, उत्कृष्टता केंद्रों का विकास करना। तो ये सारे इसके उद्देश्य थे मोटे मोटे तौर पे। और
इसका आंसर जो है वो कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसा आंसर लिखा जाएगा। भारत सरकार द्वारा मई 2007 में नैनो तकनीक में क्षमता निर्माण हेतु, ठीक है, प्रारंभ मिशन था ये। इसके क्रियान्वयन हेतु प्रोफेसर CNR राव की अध्यक्षता में नैनो मिशन परिषद का गठन किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल एजेंसी बनाते हुए 5 वर्ष में 1000 करोड़ राशि आवंटित की गई। उद्देश्य था, पहला उद्देश्य है नैनो तकनीक में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। इनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे और थोड़ा वो क्रक्स वाला लिखोगे तो ज़्यादा पॉइंट आ पाएंगे उतनी ही जगह में। दूसरा है नैनो तकनीक के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास और विभिन्न संस्थाओं को सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। तीसरा है मानव संसाधन विकास और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। चौथा है उद्योग प्रयोगशाला अकादमिक लिंकेज स्थापित करना। और PPP जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। तो ये हमारा आंसर होता है, मॉडल आंसर। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आप भी कर सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पे, मैं ये नहीं कहता ये सबसे बेस्ट है, ये एक मॉडल आंसर है कि इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या लिखा है ये चीज़ देख लेते हैं। पहला है उसमें नंबर मिले हैं 4, ठीक है, मतलब अच्छा आंसर है फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में मिले हैं 1.5। अब पहले हम लोग 1.5 वाला पढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में नैनो मिशन की स्थापना, इसके लिए नैनो परिषद अध्यक्ष CNR राव बनाई गई। उद्देश्य भारत में नैनो तकनीक को बढ़ावा देना, आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना, प्रयोगशालाओं की स्थापना, जापान कोरिया जैसे देशों के साथ सहयोग तथा नैनो तकनीक आधारित अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। उपलब्धियाँ चंडीगढ़ संस्थान और किस, ये वाला पोर्शन पहली चीज़ जो है अननेसेसरी पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसकी वजह से जो एक आप देख रहे हैं ना दोनों आंसर में फ़र्क, इसका प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कितना अच्छा है, चीज़ें लगभग सेम है। अगर ये वाली फालतू चीज़ें जो है नहीं ऐड करके इसी को ढंग से लिखा होता तो यहाँ पे 1.5 की जगह 3 तो जो है मिनिमम मार्क्स यहाँ पे मिलते ही मिलते 3.5 तक जा सकता था। सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है डिफरेंस, लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो देखो। सन 2007 में भारतीय वैज्ञानिक CNR राव की अध्यक्षता में 1000 करोड़ के बजट के साथ शुरू किया भारत। अब इसके उद्देश्य सिंपल, ठीक है, उसमें उनको मिले हैं 1.5 मार्क्स। उसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिख लेते, नोडल एजेंसी या वो चीज़ ऐड कर लेते तो 2 मार्क्स भी मिल सकते। सेकंड वाले उद्देश्यों में इनको जो है पार्ट में 2.5 मार्क्स मिले हैं, मतलब पूरे में से पूरे। अब उद्देश्य में देख लीजिए, भारत को नैनो तकनीक के विकास की दिशा, उपयुक्त वातावरण व कौशल प्रदान करने के लिए प्रयास, नैनो तकनीक के विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना, नैनो तकनीक के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझा एवं समन्वित प्रयासों को गति देना, नैनो तकनीक के विकास में आ रही नियामक की बाधाओं को दूर करना। अब देखिए वो वाला पोर्शन जो है ना कितना, एक तो प्रेजेंटेशन, दूसरा फायदा जो इनको मिला है वो है अंडरलाइन का, ये वाला पॉइंट, क्योंकि मैं अंडरलाइन जो है आपको करनी है। और ये नहीं करना है कि आपका मतलब पेपर छूट रहा है और आप अंडरलाइन कर रहे हैं, ये नहीं, आपका पेपर हो गया है टाइम पे, फिर आप लोग अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। अंडरलाइन करने से जो है एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ इसने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डाली है और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स पे ही नज़र जाती है, वो उस पर नज़र जाते ही आपके मार्क्स अपने आप में बढ़ते हैं। ये साइकोलॉजिकली जो है ये एक जो साइकोलॉजिकली ट्रिक है, तो ये याद रखना और ऐसे हमें करना है। अब आपको जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना वो इसी के साथ साथ मैं बता रहूँगा, ठीक है। देखिए अंदर ये इन्होंने किया है यहाँ पे अंडरलाइन, और CNR राव पे किया है, फिर यहाँ पे वातावरण और कौशल को किया है। इसकी वजह से मार्क्स जो है अच्छे मिल गए, प्रेजेंटेशन अच्छा है और लगभग आसपास का लिखा है, 4 मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ऐसे ही अब अगले जो चरण में हम लोग 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो ले लेंगे अगले वीडियो में और उनको एनालाइज करेंगे, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो है 2016 वाला पेपर लेंगे। आप लोगों को जो भी क्वेरीज हो, जो भी इनमें कुछ क्वेरीज अपने मन की होती है ना, जो मैं यहाँ पे हो सकता है नहीं एड्रेस कर पा रहा हूँ, तो वो भी आप कमेंट में दीजिए ताकि आप लोगों को वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एड्रेस कर पाए। थैंक यू वेरी मच।